हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा क्लासेस। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी 9th क्लास की ज्योग्राफी का 6th चैप्टर जो कि है जनसंख्या। जनसंख्या के बारे में हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं, यानी कि जहां मानव ना रहते हो तो फिर वो विश्व कैसा होगा। संसाधनों का उपयोग एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है। समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि समाज और अर्थव्यवस्था तभी चल सकती है जब मानव होगा। मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग तो करते ही हैं, वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। जो मानव है वो संसाधन है, जिसके बारे में हमने पहले छोटी क्लास में देखा था। मानव संसाधन पढ़ा था हमने संसाधनों के बारे में। कोयला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा था जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीक का आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया। केवल एक टुकड़ा मात्र था वो, यानी कि लोहा अगर लोहे वाले फॉर्म में ही रहे, उसको अगर परिवर्तित ना करके अपने यूज में न लें तो वो एक हम कह सकते हैं धातु का टुकड़ा मात्र है। प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़ या सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं तभी वो आपदा बनते हैं। इसलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारी तत्व है। यह एक संदर्भ बिंदु है जिससे दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है तथा उसके अर्थ एवं महत्व ज्ञात किए जाते हैं। संसाधन आपदा एवं विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। उनकी संख्या, वितरण, वृद्धि एवं विशेषताएं या गुण पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने तथा उनकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है, इसलिए यह जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं, वे कहाँ एवं कैसे रहते हैं। ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। उनकी संख्याओं में वृद्धि क्यों हो रही है तथा उनकी कौन कौन सी विशेषता हैं। भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। तो जो जनसंख्या गणना होती है उससे हमें ये सारी जानकारी मिलती है। तो जनसंख्या का आकार एवं वितरण अगर हम देखें तो भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर वितरण किस प्रकार से है। तो मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 12,106 लाख थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या के 17% से अधिक थी। यानी कि इतनी जनसंख्या हमारे देश में निवास करती है। यह 12.1 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4, जो हमारा भारत है वो विश्व का अगर क्षेत्रफल देखें तो उसका 2.4% घेरता है, जबकि जो जनसंख्या है वो 70% है के विशाल क्षेत्र में आसमान रूप से वितरित हुए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। जो यूपी है वो सबसे ज्यादा देश में जनसंख्या है उसकी, जहां की कुल आबादी 1990 लाख है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। अगर हम पूरे देश की 100% जनसंख्या माने तो केवल 16% जनसंख्या हमें यूपी में दिखाई देती है। दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र के राज्य सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख ही है तथा लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग निवास करते हैं। तो कितनी कम जनसंख्या है दूसरे क्षेत्रों में, जबकि यूपी में इतनी जनसंख्या में देखने को मिलती है। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है, जिनमें से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों में हमें सबसे ज्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या में जो है उत्तर प्रदेश हमें दिखाई देता है। यहाँ पर एक वर्ड है जनगणना। जनगणना होती क्या है, तो एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। यानी कि एक टाइम पीरियड में, चाहे वो 10 साल हो, 5 साल हो या 12 साल हो, उस टाइम पीरियड में जनसंख्या को गिनना, यानी कितनी जनसंख्या है। अब उसके अंतर्गत केवल जनसंख्या नहीं गिनी जाती, बल्कि कौन एजुकेशन में है, मतलब कितने स्टूडेंट हैं, कितनी किसकी आय है, कौन किस काम में लीन लगा हुआ है, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, उन सबकी जो जनगणना है वो की जाती है। भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की जो शुरुआत है वो की गई थी। इसके बाद 1881 है, इसमें सबसे पहले संपूर्ण जनगणना की जा सकी और 1881 से ही जो 10 वर्ष का अंतराल है उसको तय कर दिया गया कि 10 वर्ष में जनगणना होगी। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है और इसी से हमें पता चलता है कि यहाँ पर किस जनजाति के कितने लोग हैं, कहाँ पर रहते हैं, क्या उनकी ज़रूरतें हैं, और इसी के आधार पर सरकार नीति निर्माण करती है। तो यहाँ जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5% है। यहाँ पर दिखाया गया है
विश्व के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में भारत का भाग कितना है? अगर हम जनसंख्या की बात करें तो पूरे विश्व में 82.5%, अगर हम पूरा वर्ल्ड मानकर चल रहे हैं तो 17.5% केवल भारत की जनसंख्या इस विश्व का हिस्सा है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व का जो भारत घेरता है वो केवल 2.4% हिस्सा घेरता है। इतनी कम क्षेत्रफल में इतनी बड़ी जनसंख्या निवास करती है। भारत में जनसंख्या के असमान वितरण का क्या कारण है? जैसे कि हम देखते हैं कहीं पर भारत के राज्यों में, जैसे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या दिखाई देती है, जबकि हम उत्तर वाले भारत के राज्य देखें जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख वगैरह, तो वहाँ पर हमें जनसंख्या कम दिखाई देती है। पूर्वोत्तर राज्यों में हमें जनसंख्या कम दिखाई देती है। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था वीडियो में। तो हमने देखा था कि भौगोलिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब पर्वतों वाला क्षेत्र है ये उत्तर की तरफ, पूर्व की तरफ, तो वहाँ पर घर मकान बनाने इतने आसान नहीं होंगे, जबकि जो समतल मैदान वाला क्षेत्र है यहाँ पर घर मकान बनाने आसान होंगे। कृषि यहाँ पर पर्वतों में नहीं हो सकती। कृषि के लिए नदियों का जो समतल मैदान है वहाँ पर होना जरूरी है, जिसके कारण जो गंगा यमुना दोआब वाला क्षेत्र है यहाँ पर कृषि अच्छी मात्रा में होती है। तो जनसंख्या वहीं रहेगी ना जहाँ आय के सोर्स होंगे, घर मकान बनाना अच्छे से आसान होगा, जो फैक्ट्री हैं उनको लगाना आसान होगा। तो इसीलिए जो है हमें जो वितरण है जनसंख्या का वो देखने को मिलता है भारत में। घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण अगर हम देखें तो जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, यानी कि 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रह रहे हैं उसको हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत विश्व के जो है घनी आबादी वाले देशों में से एक है, जहाँ पर घनत्व ज्यादा है उनमें से एक गिना जाता है भारत। केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। बांग्लादेश एवं जापान का जनसंख्या घनत्व जो है हम ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि बांग्लादेश और जापान ही हैं ऐसे जिनका घनत्व भारत से अधिक है। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जहां बिहार का जनसंख्या घनत्व 1002 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में यह 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। तो अरुणाचल प्रदेश में हमें इतना कम घनत्व देखने को मिल रहा है, जबकि बिहार में हमें इतना अधिक घनत्व देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से हमारे जो घनत्व है उसमें भी वितरण हमें दिखाई देता है। यहाँ पर 2011 की जनगणना का जो चित्र है वो दिखाया गया है, यानी कि किस राज्य में कितनी जनसंख्या निवास करती है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में हमें दिखाई देती है, जो कि 16%, महाराष्ट्र में 19, बिहार में 19, पश्चिम बंगाल में 8, 17 आंध्र प्रदेश में। तो इस प्रकार से जो हमारे पूरे राज्य हैं उनमें अलग अलग जनसंख्या जो है परसेंट के हिसाब से निवास करती है। सबसे ज्यादा हमें यूपी में दिखाई देती है। ये पूरा मैप दिया गया है जिसमें जो जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व को ये मैप बताता है। जैसे कि अगर हम बात करें प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं, तो यहाँ पर 200 से कम की बात करें तो ये जो डार्क वाला एरिया है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर हमें जो घनत्व है, जनसंख्या घनत्व, वो बहुत कम दिखाई देता है। 251 से 500 के बीच वाला क्षेत्र अगर हम देखें तो ये जो गुजरात है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, ये वाला क्षेत्र हमें दिखाई देता है। इसके बाद अगर हम 501 से 750 के बीच की बात करें तो तमिलनाडु वाला क्षेत्र ये, और साथ ही जो हमें पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्र है वो दिखाई देता है। अगर हम 751 से 1000 के बीच में देखें कौन सा क्षेत्र पड़ता है, तो पूरा यूपी जो है वो इसके मध्य में पड़ता है, यानी कि अगर जनसंख्या घनत्व देखें तो यूपी में बिहार और जो पश्चिम बंगाल है उसकी मात्रा में देखते हुए कम है, जबकि जनसंख्या सबसे ज्यादा है लेकिन घनत्व कम है। लेकिन दिल्ली, पश्चिम बंगाल और बिहार में यहाँ पर सबसे ज्यादा जो घनत्व है वो देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। 5 तारीख 8वां महीना 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख में विभाजित किया गया था। जो 2019 का फैसला आया था उसके बाद हमने इनको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में देखा था। अभी तो जम्मू कश्मीर राज्य बन चुका है, लेकिन जो लद्दाख है वो अभी भी केंद्र शासित प्रदेश मात्र ही है। यहाँ पर 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि भी हमने मैप में देखा, पर्वतीय क्षेत्र तथा प्रतिकूल जलवायु अवस्थाएं इन क्षेत्रों की विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी हैं। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है और क्यों, वो हम देख ही सकते हैं जब हम मैप देख लेंगे तो अच्छे से। असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। पहाड़ी, कटे छटे एवं पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिछली एवं
कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों की जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। तो ये सारे कुछ कारण हैं। उत्तरी मैदानी भाग एवं दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। उत्तरी मैदान के अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्य जो है उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एक मैप दिखाया गया है भारत की जनसंख्या वृद्धि दर। अगर हम 1951 से 2011 के बीच के दौरान देखें कितनी घटी बढ़ी है, तो प्रति दशक की वृद्धि दर अगर हम जनसंख्या की देखें तो 1951 से 61 के बीच में जनसंख्या इतनी थी, फिर ये बढ़ती हुई नजर आती है 71 तक, 81 तक, फिर जो है मतलब समान सी रहती है, फिर जो है 91 तक आते आते थोड़ी सी गिरनी स्टार्ट हो जाती है। 2011 में आकर जो वृद्धि है वो हमें कम होती हुई नजर आती है। और ये अभी तक 2011 तक की जनगणना हुई है। अभी क्या सिचुएशन है नहीं पता, क्योंकि अभी दोबारा 2021 में जनगणना होनी थी 10 वर्ष के अंतराल पर, लेकिन कोविड-19 के आने की वजह से जो हमारी जनसंख्या जनगणना है वो नहीं हो पाई थी। तो अभी 2027 में इसकी बात चल रही है, शायद हो इस बार। तो जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है? जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आबादी की संख्या, वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता रहता है। हम देखते हैं कि जो जनसंख्या है वो घटती बढ़ती रहती है। यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं पर निर्भर करती है, जिसमें है जन्म, मृत्यु और प्रवास के आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण जो है ये प्रभावित होती है। जनसंख्या वृद्धि अगर हम देखें तो जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन होना। यानी कि उनकी जनसंख्या पहले कितनी थी और अभी कितनी है, उसको हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला सापेक्ष वृद्धि तथा दूसरा प्रति वर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बड़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिमाण है। पहले की जनसंख्या जैसे कि 2001 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या जैसे 2011 की जनसंख्या की बात करें से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है। यानी कि इतनी जनसंख्या को इससे घटा करके प्राप्त करते हैं, इसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या की वृद्धि का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है इसका अध्ययन प्रति वर्ष प्रतिशत में किया जाता है। जैसे प्रति वर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि हुई। यानी कि 100 व्यक्ति पर अगर 2 व्यक्ति बढ़े हैं तो हम उसको जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। इसे वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। भारत की आबादी 1951 में 3610 लाख से बढ़कर 2011 में 1210 लाख हो गई, तो इसको हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यहाँ पर एक और मैप दिया गया है भारत की कुल जनसंख्या का 2001 से 2011 के बीच की। इसमें जो हमें जनसंख्या दिखाई दे रही है वो पहले कम थी, लेकिन लगातार इसमें वृद्धि होती गई और यहाँ पर 2011 में इतनी जनसंख्या हो गई। अब 2027 का जो जनगणना होगी, यदि 2021 में जिसकी जनगणना होती है तो ये और भी बढ़ी हुई हमें नजर आती है, क्योंकि जनसंख्या अभी बड़ी है। लेकिन एक टाइम के बाद में जो जनसंख्या है वो अपने बिल्कुल पीक पर जा करके फिर नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि अब ऐसा माना जा रहा है जो हमारी जनसंख्या है जितनी बढ़नी थी वो बढ़ चुकी है, लेकिन अब क्या होगा, अब जनसंख्या कम होनी स्टार्ट होगी। तो भारत की जनसंख्या की वृद्धि का परिमाण अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2011 तक है, 1951 से इस तरह से वृद्धि यहाँ पर हुई है। तो 1951 से 1981 तक जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी। ये जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है, जो 1951 में 3610 लाख से 1981 में 6830 लाख हो गई थी। सारणी में जैसे भी हमने 6.1 में देखा, इस सारणी में तो इससे पता चलता है कि वृद्धि दर में कमी के बावजूद प्रत्येक दशक लोगों की जो संख्या है वो नियमित रूप से वृद्धि हो रही है। तो इसका कारण क्या है कि जो जनसंख्या वृद्धि है उससे जनसंख्या पर यह मतलब नहीं कि जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है। जनसंख्या वृद्धि का कारण है कि मान लो प्रत्येक वर्ष में 100 व्यक्ति जो है पैदा हो रहे हैं, अब इन पर अगले साल में 2 व्यक्ति और पैदा हो गए, तो इसमें हम कहेंगे जनसंख्या वृद्धि हुई। अगर हम कहें कि इसमें से 2 व्यक्ति कम हो गए यानी कि 98 लोग पैदा हुए, तो हम कहेंगे कि जनसंख्या जो वृद्धि है उसमें कमी आई, यानी कि जनसंख्या में कमी आई है। लेकिन जनसंख्या जो है वो बढ़ती रहेगी। ऐसा नहीं है कि जनसंख्या वृद्धि ये बताएगी कि उसमें मतलब वृद्धि हो रही है नहीं हो रही है। जनसंख्या वृद्धि जो है वो बताती है कि जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो रही है, 2 पैदा हो रहे हैं उस पर, ये 4 पैदा हो रहे हैं एक बेसिक लाइन पर। किंतु 1951 से 81 से वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई, फिर भी
केवल 1990 में कुल जनसंख्या में 1820 लाख वृद्धि हुई। इतनी बड़ी वार्षिक वृद्धि इससे पहले कभी नहीं हुई थी, यानी कि सबसे पहले 1990 में जो सबसे बड़ी वृद्धि देखी गई 1990 के दशक में देखी गई। इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है तब इसमें सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर से भी वृद्धि होती है तब भी जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक होती है। भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए एक किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। इसके बावजूद जनसंख्या की वृद्धि जारी है तथा 2023 में भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया। 2023 के अगर हम एक रिपोर्ट आई थी उसमें देखा गया था जो जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या ने चीन को भी पछाड़ दिया है, क्योंकि उस टाइम पहले क्या था कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन देखी जाती थी वो चाइना के अंदर देखी जाती थी, लेकिन भारत ने इसको भी पछाड़ दिया क्योंकि वहाँ पर कोविड आने की वजह से जो जनसंख्या थी वो कम हुई थी। दूसरा, वहाँ पर एक नीति चलाई थी वहाँ की गवर्नमेंट ने कि हम दो हमारा एक, जिसके कारण वहाँ की जो जनसंख्या है वो काफ़ी तेज़ी से गिरी और भारत ने उसको भी पार कर दिया। जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर एवं मृत्यु दर जो है उसमें अधिक रहा है। जन्म दर जो है वो मृत्यु दर से अधिक रहता है, यानी कि जो पैदा होने वालों की जनसंख्या है वो ज़्यादा है, मरने वालों की जनसंख्या कम है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि होती है। अगर मृत्यु दर बढ़ जाए, जन्म दर घट जाए तो जो जनसंख्या है वो घटेगी। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर का मुख्य कारण है। 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफी बड़ा अंतर आ गया एवं इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में गिरावट आनी शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई। इस प्रकार के चरण जो है हम दे सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास, यानी कि जन्म और मृत्यु से जो तीसरा घटक हमें देखने को मिलता है वो मिलता है प्रवास। लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना प्रवास कहलाता है। प्रवास आंतरिक देश के भीतर या अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच भी हो सकता है, यानी कि देश का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना भी प्रवास होता है, या विदेशों से यहाँ पर आकर बसना वो भी जो है प्रवास ही होता है। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता, यानी कि देश के अंदर ही घूम रहे तो उसमें क्या परिवर्तन लाएगा जनसंख्या में, क्योंकि पूरा देश तो एक ही है। वो कहीं भी चले जाएं उनकी जनगणना जो है एक ही बार होगी, लेकिन यह एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन अगर बाहर से आते हैं, विदेशों से आकर के यहाँ बस जाते हैं तो जनसंख्या पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी। भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण पुश जो है वो कारक प्रभावी होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर रोजगार के कम अवसर प्राप्त होते हैं, तो नौकरी की तलाश में अधिकतर जो युवा हैं वो ज़्यादातर हमें देखने को मिलते हैं कि शहर की ओर चले जाते हैं, प्रवास करते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं तथा नगर का अभिकर्षण प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है, इसलिए नगरों की तरफ ज़्यादा प्रवास करते हैं। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी परिवर्तित करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। 1951 में कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, जो कि 2011 में बढ़कर 31.80% हो गई। एक दशक 2001 से 2011 के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 से बढ़कर 53 हो गई और 2023 है उसमें ये 59 हो गई, यानी कि नगर जो है उनकी भी संख्या बढ़ रही है। किशोर जनसंख्या की अगर हम बात करें
तो भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है। जो हमारे भारत है वो युवा आबादी के लिए जाना जाता है। भारत के पास सबसे बड़ा जो रिसोर्स है वो यही है कि इसके पास युवा आबादी है, और जो युवा हैं वो अपने टैलेंट से, अपनी स्किल से जो देश है उसके आर्थिक व्यवस्था को, इस देश को बहुत मजबूत कर सकते हैं। यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। किशोर प्राय 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं। ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है, क्योंकि इन्हीं को तैयार करके जो फ्यूचर है अपने पूरे देश का इनके हाथों में दिया जाता है। किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकताएं बच्चों तथा वयस्कों से अधिक होती हैं। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब तथा विकास अवरोधित हो सकता है, परंतु भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन में पोषक तत्व अपर्याप्त होते हैं। बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित होती हैं, जो एनीमिया होता है वो लड़कियों में ज्यादातर देखने को मिलता है। विकास की प्रक्रिया में उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। जो लड़कियां हैं वो खुद ही अपनी जो मतलब उनको बीमारी वगैरह होती है, अपनी हेल्थ होती है, उस पर ध्यान नहीं दे पाती हैं, उनकी फैमिली ध्यान नहीं दे पाती है। किशोर बालिकाओं को अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए, उनको एजुकेटेड करना चाहिए, और लड़कियों के मुद्दे पर समाज में बोलना जाना चाहिए। यानी जो इन चीज़ों को दबाते हैं इनको शर्म के आधार पर, शर्म का नाम देकर के इनको दबाना नहीं चाहिए, बल्कि लड़कियों की हेल्थ इशू को लाना चाहिए सामने। शिक्षा के प्रसार तथा इसमें सुधार के द्वारा उनमें कई समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। एजुकेशन देकर जो लड़कियां हैं उनको अपनी आवाज़ रखने का मौका देना चाहिए, अपनी हेल्थ इशू को बताने की हिम्मत देनी चाहिए। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति परिवार के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2014 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करने, व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। यानी कि ये सारी चीज़ें जो है ऐड होनी चाहिए सरकार की स्कीम में, उनकी नीतियों में, जिससे जो हमारा समाज है वो आगे बढ़े, वो मजबूत हो, लड़कियों की स्थिति सुधरे। जो उनकी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जबकि सबसे ज़्यादा जो पोषक तत्वों की ज़रूरत है, हेल्थ की ज़रूरत है, वो लड़कियों को होती है, क्योंकि वो बच्चों को जन्म देती हैं। तो उनके अंदर जो रक्तहीनता की कमी है उसको दूर किया जाना चाहिए। तो इसमें हमने देखा जनगणना जनसंख्या को किस प्रकार से जो है घटती बढ़ती है। आज के इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू।